चलो बच्चे, वेलकम बैक टू डीटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं। ये आपका क्या है, आपको क्लास 10th में 5 चैप्टर है जो पढ़ने हैं हिस्ट्री के। उसमें से बहुत सीबीएसई ने डिलीटेड भी पोर्शन किया, जैसे प्रिंट कल्चर एक लास्ट टॉपिक है, उसको डिलीट करके रखते हैं। तो बेसिकली 4 ही रहते हैं चैप्टर, मगर हम लोग कोशिश करेंगे सब चैप्टर पढ़ ले कि आगे भी काम देगा। ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने में समस्या क्या है, हमको ना हिस्ट्री तो पढ़ते हैं मगर समझ में आता नहीं है कि क्या है। और दूसरी बात, बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको तो आगे की अपनी लाइफ जीनी है। मगर देखिए बच्चे, अगर पास्ट की हुई गलतियों को अगर हम नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर में वही गलती हम करेंगे जो हमने पास्ट में किया था। अगर आपने अपने पास्ट के मिस्टेक से सबक नहीं लिया है तो इतिहास यही कहता है कि आप फ्यूचर में वही गलती दोहराओगे जो आपने पास्ट में किया था। तो यहाँ पे हम एक जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म का, इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि क्या है। एक उस आज से 100 साल पहले एक प्रोवर्ब चलता था, व्हेन यूरोप गेट कोल्ड द वर्ल्ड स्नीजेस। इसका मतलब है जब यूरोप को ठंड लगता था तो पूरी दुनिया में को छींक आती थी। तो यहाँ पे यूरोप का जो इम्पैक्ट है, उस समय यूरोपियन कंट्री इतने डोमिनेंट होते थे कि आज जो हम लोग अमेरिकन कंट्री देखते हैं, यूएसए को, रसिया को, वो लोग उससे काफ़ी पीछे थे। जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए हैं सब में यूरोपियन कंट्री आज से 100-150 साल का इतिहास देखिएगा, 200 साल हम पीछे चले जाएंगे तो यहीं से पूरा डेवलपमेंट की स्टोरी हुई है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारे देश में नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट जो छुपा हुआ है, उसका बीज कहाँ बोया गया था। उसका बीज बोया गया था यूरोप में। यूरोप का नेशनलिज्म हमने इंस्पायर हुआ और अपने देश में हम लोग लाएं। तो हम आज बात करने वाले हैं, ये पहला टॉपिक मैंने क्या लिखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ अ नेशन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ अ नेशन में क्या था। 1789 में, आपको पता है ना, एकदम नटसेल में मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रांस में क्रांति आई। और क्रांति आने का क्या था ना, वहाँ का मिडिल क्लास पढ़ लिख के अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, और जो राजा का जो शासन था उससे आदमी परेशान थे। तो फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन आया वो तो अच्छी हुई, मगर वहाँ पे फिर फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन आया उसको टेक ऑफ किसने कर लिया था, नेपोलियन ने किया। और नेपोलियन ने पूरी यूरोपियन कंट्री को कब्जाना लगा, धीरे धीरे कब्जाने के मोटो से अटैक किया। और उसने फ्रेंच में जो अच्छी अच्छी सुधार हुई थी, ज़मीन को लेके सुधार हुई थी, या जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ों में फ्रांस में आई थी, वो यूरोपियन कंट्री में उसने ये चीज़ अप्लाई किया। तो यूरोपियन कंट्री काफ़ी इम्प्रेस हुए, उन्होंने देखा कि फ्रेंच का ये सब रूल हमारे देश में भी लग रहा है। तो शुरुआत में तो वो यूरोपियन कंट्री ने उनका वेलकम किया, मगर बाद में उनको पता चला नेपोलियन का माइंडसेट कुछ अलग है, वो तो हमारे देश को कब्जाने के मोटो से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो रिवॉल्यूशन आया वो उतना सक्सेसफुल नहीं कर पाया था। हाँ, फिर 1848 में रिवॉल्यूशन में ताकत पकड़ी। मगर यहाँ पे सबसे आप पहले बात समझिए, फ्रांस में जो 1789 में जो रिवॉल्यूशन आया, वहीं पे फ्रेटर्निटी लिबर्टी की बात की गई थी। वहाँ पे ये बात बताया गया कि ये कोई भी देश में राजा की राजशाही नहीं चलेगी, उससे नुकसान होता है, आम इंसानों को पावर नहीं मिलता है। तो ये बात जर्मनी में पहुँची, इंग्लैंड में पहुँची, धीरे धीरे हर कंट्रियों में पहुँची। और वहाँ पे जो वो थे, आप पादरी वर्ग जिसको बोलते हैं, पादरी वर्ग किसको बोलते हैं, जो चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं, हिंदू मंदिर में आप जैसे पुजारी जिसको बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे आपके चर्च में जो पादरी बोलते हैं वो उस पोस्ट पे थे। तो उन्होंने मिसयूज कर रहे थे अपने पावर को, तो उनके पावर को कटेल किया गया। और पावर किसको दिया गया, आम इंसान को दिया गया जो उस पर कुछ अच्छा काम कर पाए। तो ऐसे ही क्या हुआ ना, जब फ्रांस में ये चीज़ आ गया तो ये बात धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में फैल गई। और सेकेंड वाली पॉइंट में यही बात हम बात करेंगे। इसमें टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, मैं 2 टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। सेकेंड टॉपिक पोप आप बोल सकते हैं उसको, पादरी हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में हम पोप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप में जैसे फ्रांस में आपका रिवॉल्यूशन आया, वैसा ही क्या हो गया, ब्रिटेन में भी रिवॉल्यूशन आया, वैसा ही आपका क्या हुआ, जर्मनी में भी रिवॉल्यूशन आया। और वो जो रिवॉल्यूशन था उसका आना क्यों था नेशनलिज्म का, क्योंकि होता क्या था, जैसे आप यही समझिए, एक मैं कपड़े का एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
जैसे यहाँ पे कपड़े को मेज़रमेंट करने का सेंटीमीटर का स्केल है, आगे हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गए तो स्केल हो जाता है मीटर में, आगे कहीं और गए तो वहाँ पे एक अलग है, ऑन्स चल रहा है, आगे गए तो एक अलग चल रहा है सिस्टम। तो यहाँ बार बार जो स्केल का मेज़रमेंट है अलग अलग हो रहा है और लेंथ भी अलग अलग आ रही है, मीटर में अलग आ रही है, ऑन्स में अलग आ रही है। तो हम मान के चलो हमको वही कपड़े, कहीं पे मैंने एक कपड़ा खरीदा पुणे में और वो कपड़ा मैंने सेंटीमीटर या मीटर जिस सेंस में लिया, और वही कपड़ा जब हम मुंबई में ख़रीद रहे हैं तो वो अलग मेज़रमेंट से नापा जा रहा है, तो समस्या तो आएगी। दूसरी बात क्या है, पुणे का सामान अगर मुंबई जा रहा है तो वहाँ पे मुंबई में उस सामान को जाने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है, फिर मुंबई का सामान अगर पुणे आ रहा है तो फिर टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स का पैसा कौन चुका रहा था? टैक्स का पैसा राजा तो नहीं चुकाएगा, आम इंसान ही चुकाएगा। आम इंसान को ही तो नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लाया गया कि अगर एक ही टाइप के आदमी हैं और एक ही मतलब वो कल्चर में काफ़ी सालों से रहे हैं, तो क्यों ना एक हम नेशन बनाते हैं और वो नेशन में मिलजुल के रहे, क्यों हम एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री जाने पे टैक्स का पैसा दें। तो मोटो क्या सेट किया गया कि हम एक जगह से दूसरे जगह अगर कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पे टैक्स का पैसा ना दे पाएँ। तो बच्चे हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ अ नेशन में, मतलब फ्रांस में 1789 में जो रिवॉल्यूशन आया था, वो रिवॉल्यूशन में उस समय का किंग आपको पता है लुईस 16 था, और उसको जो 2 साल के भीतर 1791 पे पब्लिकली बिहेडेड किया गया था। मतलब पूरे पब्लिक को बुला के आम आदमियों के सामने राजा का गर्दन उतार दिया गया था 2 साल के भीतर। तो वहाँ पे आम इंसानों में एक फीलिंग आया था कि हम अपना जो पूरा पावर राजा क्यों हमारा लेके रहेगा, पूरा टैक्स का पैसा लेके बैठता है और पूरी सुख सुविधा वो लेता है, और हम आम इंसान के लिए तो कुछ बनता नहीं। और हम लोग जो इतने मतलब कुछ देश के, फ्रांस के लिए कुछ भला कर सकते वो तो हम भला कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजा का जो डिसीजन है वो चलता है। तो यहाँ पे वहाँ पे एक आया रिवॉल्यूशन, और उस रिवॉल्यूशन के कोर में ये बात छुपा हुआ था कि फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रेटर्निटी की जो वर्ड आई है वो फ्रेटर्निटी वर्ड फ्रांस की रिवॉल्यूशन से आई थी। तो वहाँ पे आम इंसानों में एक फीलिंग आया कि हम लोग अपने देश को बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट इतना भारी पड़ा था फ्रांस रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि बगल के जो अगल बगल के कंट्री थे, जैसे जर्मनी थे, आपके इंग्लैंड थे, स्पेन थे, पुर्तगाल थे, यूरोपियन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे धीरे धीरे सब कंट्री धीरे धीरे फ्रांस के अंडर आने लगे। और अंडर आने का रीज़न क्या था, अटैक से ज़्यादा वो लोग मोटिवेट हो रहे थे कि नहीं, फ्रांस में कैसे राजा को हटा के आम इंसानों ने गद्दी को संभाला है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए आम इंसानों में फीलिंग आया कि जब हमारा बगल का पड़ोसी फ्रांस ये काम कर सकता है तो हम लोग ब्रिटेन में क्यों ये काम को रोक के रखे, स्पेन में काम को क्यों रोक के रखे। तो उन्होंने काम करना धीरे धीरे शुरू किया और नेपोलियन उसको और तेज़ी से ले गया। नेपोलियन उस समय आप मान के चले यूरोप का बहुत बड़ा सम्राट था, मतलब एम्परर था। तो उसने क्या किया, अटैक से ज़्यादा ये चीज़ अपनाया कि उसने जो फ्रांस में जो सुधार हुआ था, लैंड रिफॉर्म हुआ था, या जो भी अच्छी अच्छी बात आई थी पब्लिकों को लेके, वो उसने अगल बगल के कंट्रियों में फैलाया। तो आम आदमी मोटिवेट हुए, मगर धीरे धीरे उनको लगा कि ये वाला जो रूल है ये तो लाया तो ठीक है, मगर इनडायरेक्टली फ्रांस हम पे अपना रूल इम्पोज कर रहा है कि तुमको कुछ भी बात हमसे पूछ के करना पड़ेगा। तो बगल के कंट्री जैसे है आपके इंग्लैंड वाले, वो लोग में एक फीलिंग आया कि अगर हम लोग इस चीज़ों को फील कर पा रहे, जैसे जर्मनी के कुछ एरिया पे फ्रांस का के आ गया था, किंगडम आ गया था, तो वहाँ पे जर्मनों में फीलिंग आया कि ये क्या बात है कि हम लोगों ने फ्रांस का रिवॉल्यूशन को अपने को माना कि अच्छा कुछ है, वो हमको अच्छा लगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मगर कोई अच्छा काम करना है तो हमको नेपोलियन से पूछने की क्या ज़रूरत है, हम खुद क्यों नहीं ये काम कर पा रहे हैं। जबकि कोर क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि आम इंसानों की बातों को लेके चलना था। और वहाँ पे किसकी बात को लेके चलने हम लगे, नेपोलियन की बात को लेके चले। तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन सेकअप होने लगा। फिर आम इंसानों ने बोला कि हमको यहाँ से नेपोलियन के चीज़ों से हटना है, और उन्होंने 1815 में इतने आते में नेपोलियन की मतलब एक तरह का किंगडम ख़त्म होने लगा, नेपोलियन की हार भी हो गई थी।
तो यहाँ तक तो एक चीज आ गया कि जो कंसेप्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो अच्छा कंसेप्ट था, मगर उस कंसेप्ट में फ्रांस ने क्या किया, अगल बगल के देशों में वो कंसेप्ट तो लगाया मगर अपना भी डोमिनेट करना चाहा कि मेरी भी बात चले। जैसे आप मेरे एग्जांपल लीजिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैंने बोला कि बच्चे ये काम अपने घर में अपने फादर का मदर का रिस्पेक्ट करिए, तो आपने क्या किया, अब मैं आपको मतलब बोलता हूँ कि तुम अपने पापा का कोई मतलब ये चीज़ों को मानो, मम्मी का ये चीज़ को फॉलो करो, तो फिर आपको लगेगा ना कि सर हमारा मन है, हम मेरे को अपने पापा मम्मी का बात कब अच्छा लगता है, कब मैं रिस्पेक्ट करूँ, आप हमको क्यों डोमिनेट करवा रहे हो कि तुमको करना ये चीज़, हमको खुशी होगा, हम करेंगे अपने माँ बाप का इज्जत, आप हमको हमेशा आपको क्यों कर रहे हो कि तुमको करना है करना है। तो यहाँ पे आप मेरे से फेडअप होंगे कि नहीं। तो वहाँ पे फ्रांस में यही गलती किया नेपोलियन ने कि जब राज्य को जीता, जैसे मान के चलिए हमारा फ्रांस है, मैंने बनाया फ्रांस का मैप, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा बेल्जियम है, यहाँ पे हमारा नीदरलैंड है, यहाँ पे हमारा जर्मनी है, तो ये सब किंगडम में आधा आधा किंगडम आ गया फ्रांस के कंट्रोल में। तो फ्रांस ने क्या किया, अपना रूल तो लगाया मगर बोला देखो बात तुम मानो फ्रांस का। तो एक यहाँ पे ये लोग पूछने लगे कि हम लोग क्यों तुम्हारा बात माने, हम लोग तो एक अलग एंटिटी है, हम लोग तुम्हारे बात को मान के हमको क्या मिलेगा। तो फिर तो एक्चुअली में फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं दिखा। तो होते होते मगर एक बात केवल कोर में निकल के आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि लुइस 16वां को जिस तरह बिहेड किया गया था, मारा गया था, पब्लिकली गर्दन उतार दी गई थी, तो वहाँ पे इंसानों में आया कि हम लोग भी अपने राजा को हटा सकते हैं गद्दी से और अपना देश बना सकते हैं। तो धीरे धीरे सेकेंड टॉपिक में हम आ रहे हैं, क्या, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। यूरोप में अगल बगल के कंट्रियों में एक फीलिंग आ गई कि हम लोग भी अपने देश को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, राजशाही को हटा सकते हैं और आम इंसान उसको लीड कर सकता है। तो ये सब चलने लगा, अच्छी बात हुई पूरी यूरोपियन कंट्री में। इसलिए मैंने एक प्रोवर्ब बोला था आपको कि व्हेन यूरोप गेट कोल्ड द एंटायर वर्ल्ड स्नीजेस, मतलब जब यूरोप को ठंड लगती है तो पूरी दुनिया में उसको छींक आने लगती है। तो आपने क्या, आज से 150-200 साल पहले यूरोपियन कंट्री काफ़ी डोमिनेटिंग थे, आज अमेरिकन कंट्री डोमिनेट हो गया, या रशियन आज से 20 साल पहले थे, मगर 100 साल पीछे हम जा रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्री, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन जिनके हम गुलाम बनाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, चाहे वो जर्मनी था, ये सब बहुत सुपर पावर उस समय थे और वो एक ही जगह सब थे, यूरोप में ही थे। तो ये वाली फीलिंग आई इन सब देशों में। तो उन्होंने क्या चीज़ पे नेशनलिज्म बनाया, नेशनलिज्म बनाने का लॉजिक क्या समझ में आया, क्यों हम अपने देश को भारत माता की जय या भारत हमारा एक देश बन पाया, जबकि ऐसा तो हमारा देश बार बार, उसका मैप आप देखिएगा गुप्ता अम्पायर के पहले से अगर आप देखिएगा और यहाँ तक बाबर औरंगजेब तक बार बार मराठा किंगडम में इंडिया की मैप बदलते रही है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हुआ, मगर आज हमारी मैप इंटैक्ट हो गई है। तो फीलिंग क्या था, हमको अपने देश बनाने की ज़रूरत, इंडिया को पे बाद में आएंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में है नेशनलिज्म इन इंडिया, पहले यूरोपियन पे ही आते, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे यहाँ का एक सामान है, पुणे में हम लोग रह रहे हैं, पुणे का सामान हमको नासिक भेजना है, तो नासिक में हमको देना पड़ रहा है टैक्स सामान भेजने का, और नासिक से कोई सामान आ रहा है पूना में तो उसका भी टैक्स देने का। तो टैक्स का पैसा राजा तो देगा नहीं, या कौन देगा, आम इंसान का ही तो पैसा लग रहा है ना टैक्स के में। तो यहाँ पे अगर हर देश, अगर महाराष्ट्र बोलेगा हम एक अलग कंट्री बनेंगे, मराठीस्तान बन जाएंगे, पंजाब बोलेगा कि मैं बनूंगा एक कंट्री, बंगाल बोलूँगा मैं, तो वहाँ पे नुकसान क्या होगा कि हमको कोई सामान पंजाब भेजना है तो सामान पे टैक्स लगेगा, और पंजाब का सामान इंडिया मतलब यहाँ महाराष्ट्र में आएगा तो उस पर टैक्स देगा, तो वो टैक्स का पैसा तो आम आदमी को देना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मेज़रमेंट का। जैसे मान के चलिए हमने एक कपड़ा खरीदा तो पुणे में उसको मेज़रमेंट करने का अलग स्केल है, और मैं नासिक भेज रहा हूं तो उसके लिए अलग स्केल है, स्केल ही चेंज हो जा रहा है। स्केल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा स्केल होता है, जैसे अभी तो इंटरनेशनली सेंटीमीटर और मीटर चलता है, पहले बहुत तरीका था स्केल नापने का। तो अब कपड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है, फिर टाइम का डिफेक्ट आ जा रहा है। जैसे मान के चले अभी पूरी इंडिया में जैसे अभी 5 बज रही है, तो आप अरुणाचल प्रदेश में भी है या आप जामनगर में है गुजरात में, 5 ही बजेगा सब जगह। मगर अगर हम अपना देश को ऐसे बंटवारा करवा लेंगे तो हम क्या देखेंगे
कि अभी अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहा है और पूना में बज रहा है शाम का 6, तो टाइम का डिफरेंस हो जाता है बहुत। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर हम नेशन ना बनाए तो कितना नुकसान है। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है अगर नेशन को अगर हम एक्सटेंशन में देखेंगे तो इंपीरियलिज्म हो जाएगा। अगर आज के डेट में हम बोलते हैं कि पाकिस्तान को भी हम अपने में मिला लेते हैं, हम बांग्लादेश को भी मिला लेते हैं, वो भी तो हमारे ही, अफगानिस्तान को भी मिला लेते, तो वो नेशनलिज्म का मैंने हाइपर नेशनलिज्म किया, वो नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा? पाकिस्तानी इंडियन से अपने आप को अलग मानते हैं, तो अगर मैं मिला लूँगा बाई फोर्स तो फिर लड़ाई होगा, और लड़ाई होगा तो फिर नुकसान हमको भी होगा, हमारे आदमी भी मरेंगे और उसके भी मरेंगे। तो हम लोग अपने देश को कैसे बना पाएंगे? हम अपने देश पे एजुकेशन पे पैसे खर्च करें, कि रोड बनाने पे खर्च करें, कि आपस में कम्युनल वायलेंस लड़ के खर्च करें? अगर मान के चलिए आप एक पुणे का कोई सिटी में रह रहे, 2 समुदाय आपस में हमेशा मारपीट करता है, तो आप बताइए कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, मेट्रो चलेगा, फ्लाईओवर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार का तो सारा पैसा बह जा रहा है कम्युनल वायलेंस को शांत करने में, तो वो तो होगा नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम एक देखते हैं कि हमारा देश इतने में हम लोग खुश मिल के रह सकते हैं, ये देश हमसे नहीं मिलना चाहता तो उसको हम हटा देते हैं। तो हमने अपने देश को इसी बुनियाद पे बनाया। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखिएगा तो कि हमने बोला देखो, हमने पाकिस्तान को भी ऑफर किया साथ मिल के रहो, बांग्लादेश को भी बोला साथ रहो, मगर वो लोग बोला कि हमें नहीं रहना है, क्योंकि उन लोग को लगा कि हमारा इस्लाम में धर्म खतरे में आ सकता है, क्योंकि हिंदू डोमिनेट कर जाएगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। उन्होंने सोचा कि इस्लाम की जो भी रीति रिवाज है वो कम पड़ जाएगी, हिंदुओं की रीति रिवाज चलेगी ज़्यादा। मगर एक्चुअली में ऐसा हमने अपने संविधान के साथ अपने धर्म को सेक्युलर बना दिया। हम लोगों ने कुछ दूसरा ही मोटो लेके चला, मगर उनके माइंड में गलत माइंडसेट आ गया कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, इसलिए उन्होंने अलग देश बना, इसलिए हमसे वो अलग हो गया। नहीं तो अगर आप सही से देखिएगा, अगर वो लोग में भी ये फीलिंग होता कि हम लोग एक ही पूर्वज के बच्चे हैं तो हमारा देश सेपरेट नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे जो मेकिंग ऑफ यूरोपियन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री का, जैसे मैं पुर्तगाल का बात कर रहा हूँ, स्पेन का बात कर रहा हूँ, जो बच्चे फुटबॉल देखते हैं उनको फीफा वर्ल्ड कप में सब कंट्रियों के नाम दिखते हैं, चाहे आप जर्मन देखिए, फ्रांस देखिए, इटली देखिए, बेल्जियम देखिए, आप पोलैंड देखिए, वो सारे देश में क्या था ना, एक तरह के इथनिक थे। इथनिक मतलब क्या थे ना, जैसे मराठा हो गया, गुजराती हो गया, वो लोग अलग अलग थे। तो लोग बोले हम लोग अलग अलग अपना देश बना लेते हैं और खुशी खुशी रहेंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना देश बना लिया, खुशी खुशी रहने लगे, आपस में अपने देश में बिजनेस करते थे तो कोई पैसा उनका लगता नहीं था। तो ये कंसेप्ट डेवलप होने लगा, और ये डेवलप जब यूरोपियन कंट्री में सुपर हिट हो गया, हमने देखा कि यूरोपियन कंट्री ने झगड़ा लड़ाई छोड़ दिया है करना। और भी तो कंटिनेंट थे ना, अफ्रीकन थे, एशियन थे, अमेरिकन थे, वो लोग लड़ाई करते थे, और ये यूरोपियन कंट्री ने झगड़ा लड़ाई बंद कर दिया था। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे आएंगे तो बहुत काफ़ी ब्लड बाथ हुआ वहाँ पे, मगर ये जब कंट्री बना लिए और अपने आप को सुपर पावर बना लिए तो ये लोग दूसरे जगह भी जाने लगे, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई, वैसे ही फ्रांस की कुछ कंपनी आ गई। तो ये लोग से हम लोग मोटिवेट हुए, हम लोग बोले कि क्यों ना हम लोग भी अपने देश को बना लेते एक कंट्री, और हम लोग भी खुशी रहेंगे। और हम लोग भी देखिए धीरे धीरे अपने कंट्री एक बना इंडिया, और हम लोग भी आज खुशहाल है। कहाँ हम लोग इतने रहते हैं, कहाँ हमारे देश में कम्युनल वायलेंस होता है या हमको समस्या होती है, सब खुशी खुशी रह रहे हैं और हमारा देश आगे बढ़ रहा। अगर हम कंट्री नहीं बनाए रहते तो आपको क्या होता, यहाँ का सामान आप गुजरात भेज रहे तो टैक्स देना पड़ रहा, और गुजरात का सामान यहाँ आता तो उसका भी टैक्स आपको भरना पड़ता। और कोई यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का तो टैक्स नहीं लगता, हमारे और आपका ही तो टैक्स जाना था यहाँ पे। तो हमने कंट्री बनाया, इससे हमको फ़ायदा हुआ। और आज आप देखिए, मान के चलिए इंडिया के अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अटैक होता है तो हम लोग क्या, कि जम्मू एंड कश्मीर वाले ही बोलते हैं कि गलत हुआ। इंडिया के तिरुवनंतपुरम से लेके ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से लेके आपका गुजरात में तक खून खौल जाता है कि हमारे देश के साथ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग सब अपने आप को एक माने। अब कोई देश भी हम पे अटैक करने के लिए सोचता है कि भाई क्यों जाए, उतने बड़े शेर से पंगा क्यों ले, क्योंकि कश्मीर तो हमारा पार्ट है। तो कश्मीर के चक्कर में पूरा भारत शामिल हो जाता है उस आंदोलन में। तो इसलिए हमारा देश अभी डेवलप कर रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में भी निकालेंगे, भारत का इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, सब में हम टॉप 5 में, और धीरे धीरे हम आगे ही जा रहे हैं। तो हमको बना के फ़ायदा हुआ, कंट्री बनाने की लॉजिक बनी हमको। अगले टॉपिक में हम वो और भी समझेंगे। आप केवल 2 टॉपिक अच्छे से यहाँ पे समझिए कि हमको जब सामान भेजना पड़ता था तो कंट्री बनाने की वजह से
हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, तो उस नुकसान होता था। दूसरी बात मैंने क्या बोला, कपड़े का मेज़रमेंट करने का जो स्केल आता है वो स्केल ही बड़ा छोटा हो जाता था मेज़रमेंट करने का, प्राइस में फ़र्क आता था। क्योंकि अगर यहाँ पे रुपी चल रहा है, बगल वाले स्टेट में ढाक मान के चलिए बांग्लादेश है, वो भी एक बगल का है, वहाँ पे तो रुपी चलता नहीं है, वहाँ तो टाका चलता है। तो फिर वहाँ पे ऐसे ही अगर महाराष्ट्र को भी हम एक स्टेट बनाएंगे, गुजरात को भी एक स्टेट बनाएंगे, तो सारा जगह करेंसी बदल जाएगा, तो हम बिजनेस कैसे पढ़ेंगे। आज अगर कोई काठमांडू जाता है बच्चा तो इंडियन रुपीस समझता नहीं है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। ऐसे नेपाली हमारे फ्रेंड है, हिंदू है, तो समझते हैं, मगर मान के चलिए आप दूसरे कहीं बीजिंग है, वहाँ पे आप गांधी जी का नोट दिखाइएगा, वहाँ कोई समझेगा नहीं, वो आपको जाके चेंज कराना पड़ेगा। तो बिजनेस में प्रॉब्लम होता है ना। तो अगर हम अपने देश को राज्यों के अनुसार बांट देंगे तो फिर बिजनेस करने में तो समस्या हमारे देश के साथ हो जाएगी। हमको पंजाब से बिजनेस करना है तो वहाँ पंजाब में अलग करेंसी चल रही है। तो देश का भी हमने बनाया कि ज़्यादा बंटवारा करने से नुकसान है, ज़्यादा कम बंटवारा करेंगे। आप ही देखिए, आपके घर में अगर आप 4 भाई मिल के रहते हैं तो कोई तीसरा आदमी जल्दी आपको, कोई घर में आपके किसी ने गड़बड़ भी किया तो कोई आपको टोकता नहीं है, जानता है कि भाई जाएंगे उसके चारों भाई हमसे पंगा लेना पड़ेगा। मगर आप अकेले अकेले भाई रहोगे तो सब आपको आगे परेशान करेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो वेस्ट एशिया में ईरान पे अमेरिका अटैक कर रहा है। एक छोटा सा थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं, वो भी आप समझिए, या आप लेबनान में जाइए या इराक में जाइए, वो छोटे छोटे कंट्री है, वो भी चाहते अपने आप को एक जॉइंट बना सकते थे, मगर उन लोग में अहंकार था कि हम क्यों रहेंगे। ईरान बोला मैं इराक के साथ नहीं रहूँगा, इराक बोला मैं लेबनान के साथ नहीं रहूँगा, लेबनान बोला मैं सीरिया के साथ नहीं रहूँगा। तो वो लोग ने खुशी खुशी बंटवारा कर लिया। अब बंटवारा करने से सब अलग अलग एक कंट्री बन गया। अब सब एक एक कंट्री बनने से कमज़ोर है, अब उसको जो आता है मार के चला जाता है। आज अमेरिका सुपर पावर है, जहाँ मन आता है वहाँ पे बम गिरा के चल जाता है। अमेरिका की इतनी अभी हिम्मत नहीं होती कि इंडिया में, महाराष्ट्र में जाके बम गिरा दे। पता है भारत भी न्यूक्लियर छोड़ देगा हमारे ऊपर। तो हम अगर बांटेंगे तो फिर हमारा भी देश का वही हाल होता जो आज इराक की, सीरिया की या लेबनान की है। हमारे जो फॉरफादर थे उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया कि हमने शुरू से ही बट के हिंदू धर्म में रहे, इसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान हो गया, और हमने इस चीज़ को बदलाव किया अपने देश में, और आज मिल के रह रहे। तो हमारे ऊपर कोई जल्दी आँख नहीं उठाता है। चीन भी है हमसे, ठीक है, सुपर पावर, वो भी बनने का ख्वाब रखता है, मगर वो भी जानता है भारत एक क्या है, हाथी है, हाथी। तो हाथी इंडिया को एलिफेंट बोलता है, हाथी को छेड़ेगा तो चाइना भी तो पचकेगा ना। तो चाइना भी डरता है कि भारत को छेड़ने से फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमको क्या यहाँ से सबक मिल रहा है कि यूरोपियन कंट्री ने जो अपने देश में नेशनलिज्म की लहर लाई, उससे हमारे फॉरफादर ने उसको लिया कि हम लोग भी अपने देश को बनाते हैं, ज़्यादा बांट बंटवारा नहीं करते हैं, और हमारा भी देश आज सही रास्ते पे निकल रहा है। आप ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग तो आपको लगेगा ही, मगर मैंने बहुत इसमें मिठास डाला है। आप घर पे जाके थोड़ा पढ़िए, मज़ा आएगा। चैप्टर 6 टॉपिक है टोटल, 2 टॉपिक मैंने अच्छे से बताया है। और अब मेरा देखिए मोटो क्या है ना, कि ये टॉपिक जो मैंने बताया, कुछ मैंने आपको थोड़ा जैसे लेबनान का एक स्टोरी बताया, इजराइल का बताया, वो मोटो क्या था कि आप अभी इस चैप्टर में इंटरेस्ट डाल के पढ़िएगा। पहले आपको क्या था कि भाई हमको क्या लेना देना है यूरोप के नेशनलिज्म से, हमको इंडिया के नेशनलिज्म से था। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि बेस्ट टीचर क्या होते हैं, वो आपको पानी नहीं पिलाते हैं, वो आपको प्यासा बनाते। तो मेरा मोटो है आपको पानी नहीं पिलाने का, मेरा मोटो है आपको प्यासा बनाने का। प्यासा बनोगे तो पानी के पीछे भागोगे ही। तो आप, मैंने 2 जो टॉपिक पढ़ा, आप घर पे जाके थोड़ा खोजिए ये 2 टॉपिक के भीतर, और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला जो आदमी इतिहास से कुछ सीखता नहीं है वो फ्यूचर में वही गलती करता है जो उसने पहले करके रखा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला टॉपिक कल 3rd और 4th वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।